अगर ये नियम जो है आपके लागू हो जाते हैं फ्यूचर में, तो क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसको आपको पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है न्यूनतम पेंशन के लिए जो लोग फाइट कर रहे हैं, जो संघर्षरत हैं, जो लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ़ यहाँ पर नहीं, मीडिया में अगर आप देखें, चाहे उसको सोशल मीडिया पे देखें या फिर राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सब जगह वो लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कुछ चीज़ें चेंज की जाती हैं, तो उसमें क्या होगा? जैसे सबसे पहला बेहतर बेनिफिट क्या होने वाला है, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आगे का क्या प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास, क्या चीज़ गया हुआ है न्यूनतम पेंशन को लेके। तो निश्चित तौर पे इसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ क्रियान्वयन होगा। अभी अभी के दौर में अगर बात करें तो अभी जो है सरकार का जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जो इसको बोलते हैं कि फ़ोकस कहीं और है, इस पे नहीं जा रहा है। तो लेकिन प्रस्ताव मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फ्यूचर में क्या-क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला है कि बेहतर आपका आर्थिक सुरक्षा हो, अगर न्यूनतम पेंशन रहेगा वो करीब 9,000 रुपए। बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जीवन स्तर में आपका सुधार होगा, बढ़ी हुई पेंशन राशि पेंशनरों का जीवन स्तर में होगा बेहतर होगा। महंगाई से राहत मिलेगी, डीए के प्रावधान के से महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके। सामाजिक सुरक्षा रहेगा, आप सभी को पता है कि यह नियम समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। आर्थिक समानता आएगा, कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी अब बेहतर पेंशन मिलेगी, जो कि आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करेगा। तो ये तो 5 ये जो हो गए बेनिफिट, अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि फ्यूचर में आने वाले जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, अगर वो प्रस्ताव जो है उसको क्रियान्वयन किया जाता है, तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। और निश्चित तौर में एक इंसान के लिए ये बेनिफिट काफ़ी जो है उसको मजबूती देगा, उसके जीवन को जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मजबूती प्रदान करने वाला ये नियम है। लगातार आपको बता दें कि ये पेंशन में बदलाव करने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब भविष्य में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपको देख लें कि अगर ये प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव लगातार जो मिल रहे हैं सरकार को, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या-क्या चेंजेज़ आ सकते हैं। सबसे पहला जो चेंजेज़ आएगा, जो पहला परिवर्तन आने वाला है, वो है आपका पेंशन राशि में वृद्धि। इसमें आने वाले समय में न्यूनतम जो पेंशन राशि है, वो उसको बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, उसमें कहा गया कि योगदान सीमा के में बदलाव है, वर्तमान में 15,000 की है, जिसको बढ़ा के 21,000 रुपए किया जा सकता है, जो कि विचाराधीन अभी भी है। डिजिटीकरण कहा गया है, इसमें क्या है कि पेंशन की प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल और सरल बनाया जा सकता है। लचीला पेंशन योजना होगा, भविष्य में कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना चुनने का में अधिक स्वतंत्रता रहेगी, जैसे कितना आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, कितना पेंशन चाहते हो, मतलब ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। इस तरह का जो प्रस्ताव है, वो सरकार के पास आज भी विचाराधीन है। और उसमें महत्वपूर्ण चेंजेज़ ये है, अगर आप देखें कि इसमें 15,000 से लेके 21,000 तक का जो है, ये करना काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय के हिसाब से है, क्योंकि इस समय काफ़ी महँगाई चल रही है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो लोगों का प्रश्न रहता है, जैसे प्रश्न पूछते हैं, लोगों का कमेंट आता रहता है कि क्या ईपीएफओ सदस्य इस नियम के तहत 9,000 पेंशन पाने के हकदार होंगे? तो जब देखिए, जब चेंजेज़ आएँगे, जब परिवर्तन होंगे, स्कीम में बदलाव होगा, और वो निश्चित तौर पे एक सभी के लिए, आप कह सकते हो कि सभी के लिए वो रहेंगे। तो इसमें कहा गया है कि पात्र ईपीएफ सदस्यों जो कि पेंशन योग्य हैं, उन्हें कम से कम न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए मिलने लगेगी, पाने के हकदार होंगे। और वर्तमान में आप सभी को पता है कि जो न्यूनतम पेंशन है, उससे 1,000 रुपए है। यानी अगर जो प्रस्ताव, जो प्रयास लगातार किया जा रहा है, अगर उससे कर दिया जाता है, तो जो न्यूनतम पेंशन आपका 1,000 है, उसे बढ़ा के 9,000 रुपए हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे 9 गुना का अंतर रहेगा। और उसमें एक बड़ा परिवर्तन समाज में, जो आर्थिक असमानता है, जो विषमताएँ हैं, उसको कम करने में, लोगों के जीवन को और आप कह सकते हो कि और स्ट्रॉन्ग, या फिर आप कह सकते हो और उनको सबल बनाने में ये काम करने वाला है। अब इसमें जो अभी वर्तमान के पेंशनर्स हैं, उनको क्या होने वाला है, तो उनको 9,000 रुपए प्रति माह मिलेगी, जिसको भी अगर मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए मिल रहा है, अगर ये चेंजेस ला दिया जाता है, तो उसमें 9,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा पेंशन। अब डीए की कैलकुलेट की किए गए डीए की गणना सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी। यह समय-समय पर बदलती रहेगी। आप सभी को पता है, जब ईपीएस 95 का स्कीम लागू किया गया था, तो उसमें था कि जो हर 3 साल पे हम डीए का कैलकुलेट करेंगे, और उसके हिसाब से जो है इस पेंशन में चेंजेस आएँगे। लेकिन तमाम एक्सक्यूज़ दिए गए ईपीएफओ की तरफ से कि फंड का कमी है, फंड नहीं है, फंड कम है, और बाकी चीज़ों को करते हुए आज तक एक बार भी, जब से ये लागू किया गया 1995, तब से आज तक जो है इसको एक बार भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके डीए की तरफ कोई विशेष रूप से चेंजेस लाना या किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। मतलब डीए का जो उसमें लिखा प्रावधान था, उस प्रावधान को फॉलो ही नहीं किया गया। और ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि ये उस समय था कि अगर चेंजेस आएगा, अगर मतलब महँगाई बढ़ती है, तो सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करके वो डीए के हिसाब से उसको लाभ देगी, बट ऐसा हुआ नहीं।
पूरी स्कीम अभी तक चल रही है। और अभी जो सन 2014 में जो कि न्यूनतम पेंशन को आपका कर दिया गया 1,000 रुपये, लेकिन अब इसको बढ़ा के जो मांग है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि 7,500 की बात कही गई है। NSE के ज़रिए कई संस्थाएं हैं जिनके ज़रिए 9,000, कुछ के ज़रिए जो है 5,000 भी कहा गया है कि इतना कम से कम किया जाए। प्रस्ताव गया था 3,500 का, जो सरकार की तरफ से कई बार कोश्यारी कमेटी का और अन्य जो रिपोर्ट्स गए उसमें 3,500 करने का उस समय कहा गया था, मतलब कई साल पहले की बात करता रहा हूँ। और अभी के हिसाब से मैं समझता हूँ जितना मैक्सिमम हो सके सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या इस नियम में कोई अतिरिक्त योगदान करना होगा? नहीं, इस नियम के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त योगदान करना नहीं होगा। किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त आपको योगदान करने की जरूरत नहीं है। अगर मौजूदा पेंशन अधिक से, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 9,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उनके साथ क्या होगा? तो उनके साथ जो उनका मैक्सिमम रहेगा वही मिलेगा। जैसे कि अगर किसी का 9,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी आप मान लीजिए किसी का 9,500 रुपये है, तो जितना आपकी राशि है 9,000 है, 9,000 के बाद जितनी भी है 500, वो तो आपको मिलती रहेगी, मतलब आप में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। 9,000 रुपये से अगर आपका ऊपर पेंशन है तो आपके साथ वही चीज़ जो है चलता आ रहा है, जो चला आ रहा है, जो आपका पेंशन मिल रहा है वही मिलेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि घटा के उसको 9,000 किया जाएगा, तो मैक्सिमम आपको मिलता रहेगा राहत। और ये काफ़ी आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो लोग इस श्रेणी में आते हैं EPS 95, वो लोग पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग रहते हैं, और वो लोग पूरे उम्र एक मुश्त पैसा भी दिए हुए हैं इस स्कीम में, और पूरी उम्र मानवीय आधार पर आप देखें तो पूरे उम्र जो है संघर्ष करते हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं कि परिश्रम क्या होती है। उनके पास समय नहीं होता है बैठने का, सोचने का, लगातार वो मेहनत करते हैं, तो जाके वो ज़िंदगी को जी पाते हैं और उस एज में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें थोड़ा रिलैक्स करने का समय मिले। तो उस समय पे आप आर्थिक तंगी के कारण या फिर आप कह सकते हो कम पेंशन से उनको सर्वाइव करने में भी दिक्कत हो रही है, जिस समय उनको आराम करना चाहिए, जिस समय उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने पूरा अपना जीवन का परिश्रम से गुजारा हुआ है और उनकी उम्र जो है अब 60 से प्लस हो चुकी है। तो जब 60 प्लस एज हो चुकी है तो उसमें आपको संपूर्ण रूप से जो है सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो ये एक मुद्दा सिर्फ एक दिन का मुद्दा है उनके लिए सॉल्व करने का, और उनके इस मुद्दे को ख़त्म करने का मतलब उनके लिए सिर्फ एक दिन का प्रयास है। अगर ये पूरी तरह से इस पे, और इसमें मैं समझता हूँ सरकार के पास बजट की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, और सरकार को इसमें तत्काल जो है बिना किसी भेदभाव के इसमें जो है एक मुफ्त फंड जो है एलोकेट करना चाहिए, और सभी को जो है मिनिमम पेंशन कम से कम 9,000 रुपये या 8,000 रुपये या 10,000 रुपये करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। इस पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ सालों से पार्लियामेंट में सांसदों से मिलना, उन तक अपनी बातें पहुंचाना, धरना देना, आंदोलन करना, और भी विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है जो कि बुजुर्गों के जरिए किया जा रहा है अपना ध्यान और अपनी समस्या की तरफ ध्यान करने के लिए, क्योंकि उनका अवस्था काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग उस उग्र रूप में आके नहीं फाइट कर सकते हैं जैसा कि जैसे कि किसान जो लोग करते हैं किसान आंदोलन, वो लोग उस हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस हिसाब से नहीं कर सकते। उनकी संख्या बल तो है, लेकिन अवस्था ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग आर्थिक तंगी के कारण वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं दिल्ली। उनका टिकट ही जो है कुछ लोगों का 1,000 रुपये से कम नहीं है, अगर वो स्लीपर का टिकट लेते हैं या फिर थर्ड AC में भी जाना चाहें, क्योंकि स्लीपर भी लेंगे तो कम से कम 500 से लेके 1,000 रुपये तक है। तो जब जिनका मिनिमम पेंशन ही इतना कम है तो वो बेचारे पहुँचेंगे कैसे? उनको अफोर्ड करना भी ये आर्थिक रूप से आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत है, बड़ा चीज़ है। हालांकि इसके बाद भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और लड़ाई करते हैं और अपनी बातों को समाज, सिस्टम, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सभी के हौसलों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही दोस्तों। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को याद, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।